Okay, dear students, today I am starting the third lecture of the thermodynamics. In previous lectures, first and second, मैंने बेसिक डेफिनेशंस जो थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे. उसमें आपकी स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस थी. व्हाट इज़ द बाउंड्री, व्हाट इज़ द सिस्टम, व्हाट इज़ द सराउंडिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द स्टेट. ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैंने बताया था. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो बताया था. तो ये बेसिक मैंने कवर किया था. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पाथ फंक्शन. मैंने पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्लियर कर दिए थे. तो मैंने बताया था पॉइंट फंक्शन. ओके, वो फंक्शन है जो किसी स्टेट पे या पॉइंट पे डिपेंड करें. ठीक है ना. और ग्राफ एक पॉइंट के थ्रू लोकेट किए जा सकें. तो ऐसे फंक्शन जो थे, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. तो वो ऐसा फंक्शन सिर्फ प्रॉपर्टी था सिस्टम का, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. और मैंने बताया था इनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए चेंज लिखना है तो डी बी अगर इंटीग्रेट करते हैं 1 to 2 तो वी टू माइनस बी वन लिख सकते हैं. लेकिन फिर मैंने बताया कि एक पाथ फंक्शन होता है जो कि उसकी पॉइंट और स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू हमारा प्रोसेस हुआ है. ठीक है ना. अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो पाथ अलग होगा. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो पाथ अलग होगा. और उस कंडीशन में जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो उसी कंडीशन पर डिपेंड करेगी. जैसे हीट है, वर्क है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन अलग होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम अलग होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर अलग होगा. तो ऐसे फंक्शन को मैंने बताया कि या तो हीट होगा या वर्क होगा. ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होंगे, ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगे. ओके. तो अब हम इन्हीं पाथ फंक्शन को पढ़ते हैं और आगे जो है न्यूमेरिकल इसमें है, डेरिवेशन इसमें है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये दो लेक्चर. और इसके साथ-साथ काफ़ी हद तक जो है फर्स्ट यूनिट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा अगर जो आप 2 लेक्चर ये और पढ़ लेंगे तो. तो देखते हैं टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधा-सीधा हम पहुँचते हैं लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर थर्ड में स हमारा है हीट. तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द हीट. हीट हमारी है क्या? सॉरी. सो व्हाट इज़ द हीट? तो हीट देखते हैं. तो डेफिनेशन देखो मैंने लिखा है द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर बिटवीन द 2 बॉडीज़. ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो दो बॉडी के बीच में ट्रांसफर होता है बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज. अगर दो बॉडी है आपकी, कोई बॉडी वन है, कोई बॉडी टू है, अगर इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक बॉडी मान लिया ये आपकी वन है और एक बॉडी टू है आपकी. अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. ओके. तो अगर जो T1 is greater than T2, if the T1 is greater than T2, then heat will flow from the body 1 to the body 2. तो डेफिनेशन अगर आपसे लिखने को आती है तो क्या कहोगे कि द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज फ्लो बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज. ओके. अगर जो यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 हो तो हीट कहाँ से T2 से T1 की तरफ फ्लो करेगी. और अगर T1 इज इक्वल टू T2 आता है तो उस कंडीशन में देयर इज नो हीट फ्लो. कोई हीट फ्लो नहीं होगी. और द सिस्टम जो हमारा दोनों बॉडीज होंगी, दीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये दोनों बॉडी किस में होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी. तो अब मेरे हिसाब से आपको हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हीट है क्या. तो सिंपल आपको डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है. डिफाइन द हीट. ओके. इस तरह से पूछ लिया जाता है. तो आप हमेशा ध्यान रखें, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज फ्लो बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. अब हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टू बॉडीज हैं क्या. सपोज करो कि ये आपका कोई सिस्टम है. तो एक तो आपका सिस्टम हो गया, ये एक आपका सराउंडिंग हो गया, और ये दोनों को जो सेपरेट करे दैट इज द बाउंड्री. ये आपकी बाउंड्री हो गई. तो अब हीट फ्लो क्यों करेगी? हीट फ्लो करेगी अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है. सपोज टी एस इज ग्रेटर देन टी सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से
ज्यादा है तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो करेगी, ठीक है। और अगर टी एस इज इक्वल टू टी सराउंडिंग है तो उस कंडीशन में कोई हीट फ्लो नहीं होगी। तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं उसमें दो बॉडीज हैं क्या, द टू बॉडीज आर द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैंने वही लिखा है, इन द थर्मोडायनेमिक्स द टू बॉडीज कंसीडर टू बी द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारी दो बॉडी अलग अलग हैं क्या, एक तो सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग, तो हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। So if the system and surrounding are the same temperature and insulated, there then heat transfer is zero। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक ही टेम्परेचर में हो जाए या मैं इस सिस्टम को इंसुलेट कर दूं चारों तरफ से, वी आर प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन, देन हीट ट्रांसफर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये सिंपल चीज है, हमें हीट समझ में आ गई, हीट की डेफिनेशन क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किन दो बॉडीज का जिक्र करते हैं, किसकी बात करते हैं, वो सिस्टम और सराउंडिंग है। अब देखो ये सिंपल डायग्राम है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका एक सोडा भरा हुआ है इस बोतल के अंदर, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो हमारा रूम है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो सोडा है एंड रूम की एयर है, इनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, सो नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। What when the temperature of the soda water is 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट कहाँ से फ्लो करेगी, एटमॉस्फेयर से सोडा वाटर के अंदर फ्लो करेगी। बट अगर इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और कम कर दिया तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी, या 8 किलो जूल हो रही है या 16 किलो जूल होने लगेगी। तो इफ देर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो हमारा ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, और उसी हीट की हम स्टडी कर रहे हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें ये देखना है कि हीट कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। तो हमेशा एक साइन कन्वेंशन याद रखो, दूसरा इसका रिवर्स अपने आप याद हो जाएगा। अगर जो हीट सिस्टम में जाती है देन इट इज पॉजिटिव, अगर जो हीट सिस्टम से बाहर निकलती है देन इट इज नेगेटिव, हमेशा याद रखो। ये मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता भी दिए हैं हीट के। हीट अगर सिस्टम में फ्लो करे पॉजिटिव, हीट अगर सिस्टम से बाहर फ्लो करे तो निगेटिव, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द हीट। अब यूनिट ऑफ द हीट, हाँ, अब हमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें कभी कभार क्या होता है, न्यूमेरिकल तो बच्चों से आ रहा होता है लेकिन उनकी यूनिट इस तरह से लिखी होती है कि वो यूनिट को बैलेंस नहीं कर पाते और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसमें लिखाया हुआ बता दूंगा। तो एक आपकी देखो, जो किसी भी सिस्टम में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दो तरह की यूनिट चलती है, एक तो एसआई यूनिट, एक सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो जो हीट की एसआई यूनिट है दैट इज द जूल, और सीजीएस यूनिट है कैलोरी। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है कि कोई सिस्टम है वहां से 20 किलो जूल हीट सराउंडिंग में पहुंच गई, सिस्टम से सराउंडिंग में 20 किलो जूल हीट लीक हो गई, तो ये 20 × 10⁻³ जूल हीट लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लिख भी दिया है, जूल इज द स्मॉलेस्ट एसआई यूनिट ऑफ द हीट। जूल क्या है, हीट की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। अब हम दूसरी देखते हैं, सीजीएस में जो यूनिट है कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है ये कैलोरी, 10th क्लास से। 1 calorie is the energy required to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम एक्सपेरिमेंट करके डेटा जनरेट करते हैं। तो क्या है, 1 कैलोरी एनर्जी क्या है, 1 ग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड द कैलोरी। समझ में आ गया। तो इट इज द सीजीएस यूनिट में लिख दिया। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो अगर देखा जाए आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q बराबर mc∆T, है ना, मास इंटू सी इंटू T2 - T1। तो यहाँ मास कितना था 1 ग्राम, तो वन ग्राम कितना हो गया 1/1000, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.001। तो मैंने यहाँ लिखा है, और सी कितनी है 4.8, अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो 4.8 किलो जूल, तो इसे हम लिखेंगे 4.18 × 10⁻³ तो मैंने वही लिखा हुआ है 4.18 × 10⁻³।
और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 14.5 से 14.5 से 15.5, 1 डिग्री बढ़ा तो 1, तो आ गया 4.18 जूल। तो आज के बाद याद रख लें कि 1 कैलोरी, कोई पूछता है आपसे 1 कैलोरी क्या है, तो आपका इसका मतलब है 1.8 जूल। पर कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है 4.18 जूल। तो कहीं लिखा हुआ है 10 कैलोरी हीट सप्लाई होगी सिस्टम में, इसका मतलब है 41.8 जूल एनर्जी हमने दी है, एसआई में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये आप एकदम दिमाग में बना लें। नोट करके लिखा है हीट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, सो हीट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन स्पेसिफाइड विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हीट तभी कंप्लीटली डिफाइन होगी जब हम उसका डायरेक्शन भी बताएंगे। जैसे ये हीट जा रही है सिस्टम में तो मैंने डायरेक्शन इधर दी है, बाहर निकल रही है तो मैंने डायरेक्शन बताई है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया हीट इज गोइंग टू द सिस्टम, अगर सिस्टम में जा रही है हीट तो पॉजिटिव है, हीट गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम देन इट इज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन भी आपको याद हो गया होगा, सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांसफर बाई वर्क। कई बार आईएएस वगैरह में, गेट वगैरह में बहुत छोटे क्वेश्चंस आए जिन्हें आप देख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा गलत हुए क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड आए हुए हैं। तो देखते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाई वर्क। तो वर्क आपको पता ही है, वर्क क्या है। वर्क क्या है, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगा और उसकी वजह से उसके अंदर डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट आ गया फोर्स एफ लगाने से, तो वर्क क्या होगा एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यही वर्क थर्मोडायनेमिक्स में भी होता क्या है, देखते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर एसोसिएट विद फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, ओके, a rising piston, a rotating shaft, and electric wire crossing the system boundary are all associated with the work interaction। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो वर्क कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पिस्टन है ना, और इसे मैंने हीट दी, यहाँ कोई लिक्विड वाटर कुछ भी भरा हुआ है, तो ये पिस्टन मूव करेगी तो वर्क होगा। तो पिस्टन मूव करेगी तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसकी इस पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये पिस्टन वर्क हो गया। अगर मान लिया कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैंने कोई शाफ्ट लगा दी इस तरह से, और इसे मोटर से रोटेट कराया तो प्रोपेलर रोटेट करेगा सिस्टम के अंदर, तो वर्क ये शाफ्ट वर्क हो गया। अब हमने कोई, अगर जो सिस्टम के अंदर वायर, इलेक्ट्रिक वायर लगा दिया, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, और यहाँ से पावर सप्लाई की, और ये आपका रूम है, ये सिस्टम है ना। तो इस समय जो वर्क हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वर्क हो गया। एक वर्क और होता है जो स्प्रिंग वर्क कहा जाता है। स्प्रिंग वर्क कैसे है, जैसे कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, मैंने इस पे स्प्रिंग जोड़ दी, अब मैंने इसे हीट सप्लाई की तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो एक वर्क स्प्रिंग पे भी कर रहा है सिस्टम, उसे हम कहेंगे स्प्रिंग वर्क। तो इस तरह के देखो, पिस्टन वर्क, शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिक वायर वर्क और स्प्रिंग वर्क, ये 4 तरह के जो वर्क हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देख लें साइन कन्वेंशन वर्क का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द साइन कन्वेंशन वर्क जस्ट रिवर्स टू द हीट। साइन कन्वेंशन वर्क का क्या है, हीट का रिवर्स है। सो वर्क डन वाई द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो सिस्टम अगर वर्क करता है तो पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये कोई सिस्टम है, ये पिस्टन है, मैंने इसे हीट सप्लाई की, इसने ऊपर मूव करना चालू किया, यानी कि हमें वर्क मिल रहा है, हमें वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव। दूसरा केस, मैंने वर्क अप्लाई किया, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना चालू की और हीट बाहर रिलीज हो गई, तो हम पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये जस्ट इसका उल्टा है। जैसे अगर मैं सिस्टम में वर्क सप्लाई कर रहा हूँ डब्ल्यू इन, देन इट इज नेगेटिव, अगर सिस्टम से वर्क ले रहा हूँ तो पॉजिटिव। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक वर्क पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार न्यूमेरिकल आते हैं गेट आईएएस या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हमें यूनिट बैलेंस करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक वर्क में, ये ध्यान रख लेना। तो इसकी यूनिट की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे दें, बहुत अच्छे से समझ लें कि इलेक्ट्रिक वर्क है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारा रूम है या कोई सिस्टम है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई, और ये हमारी सराउंडिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टम है, इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ से
पावर सप्लाई करना चालू कर दिया, तो यहाँ पे वर्क के फॉर्म में एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर जाएगी। अब ये वर्क होगा क्या? दिस वर्क इज नथिंग बट द पावर सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू जो पावर सप्लाई हो रही है दैट इज द वर्क। तो पावर, आप लोगों ने देखा पावर क्या होती है? V इंटू आई। जहां पे V इंटू आई ये किस में होती है? इसकी यूनिट देखें, 100% वॉट। क्या है? P इंटू आई, V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई, वॉट। यहाँ V क्या है? वोल्टेज कितनी थी? I क्या है? करंट कितनी आपने सप्लाई की, एकदम समझ लेना। अब देखना वॉट जो है आपकी पावर की यूनिट है, इसका वैल्यू क्या है? जूल पर सेकंड। तो P बराबर क्या हो गया? वी आई जूल पर सेकंड एनर्जी आपने सप्लाई की। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के आते हैं कि हमने पावर सप्लाई की 10 मिनट्स तक। कोई सिस्टम है, सिस्टम में मैंने 10 मिनट तक सप्लाई की, तो अब हमारे 10 मिनट की सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो कितने हो गए? 10 इंटू 60, 600 सेकंड। 600 सेकंड में आप एनर्जी कितनी देंगे? P इक्वल टू वी आई, अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रह जाएगा जूल में, सेकंड सेकंड कट जाएंगे। तो आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज और करंट में, तो टोटल जूल में एनर्जी कितनी गई थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि हम जूल में स्टडी करते हैं, हम वॉट नहीं लेते, तो ये पता लग जाएगा हमें। ठीक है ना? तो वही मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक वर्क वैसे क्या होता है जूल में, डब्ल्यू बराबर आप लोगों ने देखा हो क्यू इंटू वी। ये पढ़ा होगा 12th क्लास में फॉर्मूला। क्यू इज द चार्ज और बी इज द वोल्टेज। अब अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक पावर जो है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक वर्क। अगर पावर है तो क्या है? डब्ल्यू बाई टी, यानी क्यू वी डिवाइड बाई टी। यहाँ क्यू डिवाइड बाई टी इंटू वी। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्या है? क्यू डिवाइड बाई टी। पढ़ा है ना 12th क्लास में। चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू करंट, तो आ जाएगा वी इंटू आई। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने पावर का, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। इलेक्ट्रिक वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इन जूल, वेयर क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वी इज द वोल्टेज डिफरेंस इन वोल्ट्स। Now the electric power is equal to W divided by T is equal to V into Q divided by T is equal to VI watt। ठीक है ना? तो ये आप एकदम बढ़िया से माइंड में एकदम समझ लें कि अगर जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर वोल्टेज दिया गया है, न्यूमेरिकल में ज्यादातर आपको वोल्टेज दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, कितने टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई की, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे वर्क कितना हो गया? वी आई इंटू टी। किसमें? जूल में। एकदम माइंड में बैठा लें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये सॉफ्ट वर्क है। मैंने बताया था कि अभी कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैंने प्रोपेलर लगा दिया और शाफ्ट शाफ्ट से पावर सप्लाई कर रहे हैं मोटर से। तो ये जो वर्क इसे मिलेगा इन दैट इज इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क। जो सॉफ्ट वर्क है वो सॉफ्ट वर्क हमने सिस्टम को दिया, तो ये निगेटिव रहेगा क्योंकि हम सिस्टम को वर्क दे रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर क्या मिलता है हमें, तो आपको पता है सॉफ्ट के थ्रू पावर जो ट्रांसफर होती है P इक्वल टू टी इंटू मेगा। ये किस में होती है? वॉट में। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा अगर आपको न्यूमेरिकल में आरपीएम दिया रहेगा, एन, एन क्या है? आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या है मतलब है इसका? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो एन से आप ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब पी इज इक्वल टू टी इन टू ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2 पाई एन इंटू टी बाई 60, है ना, वॉट। यहाँ पे टी क्या है? टॉर्क सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम को कितना टॉर्क सप्लाई किया। ठीक है ना? तो अब टॉर्क की यूनिट आप देखो, छोटी छोटी चीजें हैं ये यूनिट वगैरह, ये आप खुद समझें तभी इनको समझ में आएगा। टॉर्क की यूनिट क्या है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस। तो क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है ना? तो हम जूल को यही तो लिखते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये आपका टॉर्क है, तो आप पावर इस तरह से निकालेंगे वॉट में। तो वही मैंने लिख दिया, द शाफ्ट पावर P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। ओमेगा इज द स्पीड ऑफ शाफ्ट इन रेडियन पर सेकंड। टी इज द टॉर्क
ऑन द शाफ्ट न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका जो छोटी मोटी डेफिनेशन लिखना है, व्हेन द शाफ्ट क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम देन वर्क डन ऑन द सिस्टम टेक्स प्लेस एंड इट इज नोन एज द शाफ्ट वर्क। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें यूनिट जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप देख लेना यूनिट एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी, तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो अभी हाल फिलहाल में सिंपल यूनिट है, और यूनिट को आप एकदम बढ़िया से समझ लो, और अगर कुछ डाउट हो तो आप बताना। तो ये आप देख देख रहे हैं यहाँ पे कोई ये सिस्टम है, देखो प्रोपेलर लगाया गया है, और ये हम पावर सप्लाई कर रहे हैं 8 जूल शाफ्ट के थ्रू, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को वर्क दे रहे हैं 8 जूल, तो ये क्या होगा -8 जूल, हमें 8 किलो जूल, कहीं यूज करेंगे तो माइनस में यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये सिस्टम एडिवेटिक है, एडिवेटिक का मतलब इंसुलेटेड है, सो हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो हम वो आज चीजें आगे न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है एक स्प्रिंग स्प्रिंग वर्क। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग वर्क, है ना, तो स्प्रिंग वर्क ये देखो, आप कोई स्प्रिंग है ना, इस पे मैंने कोई फोर्स F अप्लाई किया, इसकी वजह से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और इनिशियल इसकी पोजीशन यहाँ पे x1 थी, और यहाँ पे आपकी या टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो गया, यहाँ 0 मान लो, 0 से x हो गया। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन क्या होता है, स्मॉल वर्क डन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स, x1 to x2। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास से, एफ बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स। वहां के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो W12 क्या आएगा आपका, देखो W12 इज इक्वल टू x12 x2 k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। के आपका कांस्टेंट तो हम बाहर ले लें, ठीक है, तो x12 x2 x इंटू डी एक्स, तो k डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर x12 x2, तो k डिवाइड बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये आपका वर्क डन का स्प्रिंग में फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोगों ने काफी पढ़ा हुआ होगा, सॉम वगैरह में काफी पढ़ा होगा। तो अगर आपका x1 इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल पोजीशन पे 0 है, तो आपका वर्क डन क्या रह जाता है, और x2 इज इक्वल टू आपका x है, तो W इज इक्वल टू हो जाता है हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप इसे बढ़िया से समझ लें, क्योंकि इसका आपको बार बार यूज करना है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया है द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग कॉमा द स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट बाई अमाउंट x, देन इट इज कॉल्ड द स्प्रिंग वर्क। W is equal to half k into x square. The force applied on the spring एंड यहां से एंड लगा दो, एंड द स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट बाई अमाउंट x, देन इट इज कॉल्ड द स्प्रिंग वर्क। और स्प्रिंग वर्क का फॉर्मूला है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने प्रूव कर दिया। तो आप इसे समझ लें बढ़िया से, डेरिवेशन पार्ट है छोटा सा, तो आप देख लें किस तरह से आप स्प्रिंग वर्क निकालते हैं। तो ठीक है, हमने 3 तरह के वर्क पढ़े, ठीक है ना। कौन सा वर्क पढ़ा, पहला हमने इलेक्ट्रिक वर्क पढ़ा, इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू वी आई, लेकिन किस में है, वॉट में, अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बी आई इंटू टी जूल। दूसरा मैंने पढ़ा सॉफ्ट वर्क, W इज इक्वल टू है 2 पाई n इंटू टी बाई 60। ठीक है ना, ये किस में है, वॉट में। ठीक है ना, तीसरा मैंने पढ़ा स्प्रिंग वर्क, W इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका जूल में है। तो ये 3 तरह के वर्क पड़े, इन तीनों तरह के वर्क में 3 फॉर्मूले गए, 3 फॉर्मूलों को यूनिट के साथ समझ लें और रट लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में नहीं होने वाली है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर कोई डाउट आपको है तो आप अपने सर को बता दें, तो वो मुझे बता देंगे, तो मैं इस प्रॉब्लम को, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व कर दूंगा। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 100% एग्जाम में लिखने को आएगा थ्योरी में, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो भी आप बता दें वीडियो देख के। ठीक है, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगा, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स, शाफ्ट वर्क, स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं, ये चीजें क्लियर होंगी, तो हम इसलिए फास्ट चल रहे हैं थोड़ा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्रोवाइड ए साउंड बेसिस for studying the relationship among the various form of energy and energy interaction. The first law of thermodynamics states that the energy can be neither created nor destroyed during a process, it can only change the form. तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is the law of the conservation of energy. So according to law of conservation of energy, the total energy of the universe or the system remain constant. Okay, it will only change the form. So energy can change the form one form to other, but it cannot be destroyed. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब एक एग्जांपल देखो मैंने लिया है यहाँ पे, कि ये कोई आपका माउंटेन है, इसके ऊपर कोई स्टोन का पीस रखा हुआ है, दिस इज द स्टोन पीस, एंड इट इज लोकेटेड, एंड सपोज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द अर्थ, सो इट इज फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के टॉप से वो फॉल होता है, और ये यहाँ पे किसी एक लोकेशन डेल्टा जेट हाइट पे आ जाता है। तो जब टॉप पे था, ये रुका हुआ था, इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर बी इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, जीरो। तो इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, है ना। तो आप अगर मास पता है, जी पता है और एच पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो मान लीजिए 10 किलो जूल एनर्जी थी। तो टोटल यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, 10 प्लस जीरो इज इक्वल टू 10 किलो जूल। लेकिन जब ये नीचे गिरते 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 किसी डेल्टा जेट हाइट पे आ गया, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 7 किलो जूल है, यहाँ पे 3 किलो जूल हो गई। तो यहाँ पे भी देखो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 किलो जूल, है ना। तो टोटल एनर्जी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होने लगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 किलो जूल थी या जीरो, अब कन्वर्ट होकर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। अब जब ये अर्थ पे बिल्कुल पहुंच जाएगा ये स्टोन, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एच इक्वल टू जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी इन एम जी एच इक्वल टू एम जी इंटू जीरो, तो जीरो हो गई। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिना पूछे कोई आपसे पूछे कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो टोटल 10 थी, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गई, तो 10 किलो जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही लॉ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है ना, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे आपका ये कोई सिस्टम है, यहाँ मैंने इसे 15 किलो जूल एनर्जी दी और 3 किलो जूल बाहर निकल गई, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इसके अंदर कितनी स्टोर्ड हो गई, 15 माइनस 3, 12 किलो जूल, है ना। तो जितनी एनर्जी सप्लाई की माइनस जितनी बाहर निकली, दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगी। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें टाइम पे अगर कंप्लीट कराना है, सो वी विल मूव फास्ट। तो सपोज ये कोई आपका सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सराउंडिंग एंड दिस इज द बाउंड्री। कुछ एनर्जी सिस्टम में जाएगी, कुछ एनर्जी सिस्टम से बाहर हो निकल रही है, और कुछ सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितनी एनर्जी सिस्टम में गई माइनस जितनी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकली इज इक्वल टू क्या होगा,
चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अप्लाई करते हैं किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, या ओपन सिस्टम किसी के लिए भी, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम। तो वही मैंने लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आपकी टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज हुई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं इसमें। तो मान लिया हमने, ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ये इसकी रेफरेंस स्टेट है, अर्थ है मान लिया रेफरेंस पोजीशन, यहाँ से ये Z1 हाइट पे है और मूव कर रहा है V1L स्पीड से, और इसमें हीट क्यूब फ्लो हो रही है, वर्ग इससे W मिल रहा है। ठीक है, ये स्टेट 1 की पोजीशन है। मान लिया स्टेट 2 आ गई, है ना, और स्टेट 2 पे सिस्टम पहुंच गया और हीट इसे क्यू मिल रही है, वर्क आपका W1 है, और ये यहाँ पोजीशन B2 है, और यहाँ से ये हाइट Z2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी आउट फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी है क्या, तो आप देखें तो ई इन कितना है, आ कितनी एनर्जी रही है क्यू, जा कितनी रही है डब्ल्यू, इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम। अब देखो डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम क्या है, डेल्टा ई इज द सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज द चेंज, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ये पॉइंट फंक्शन है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टेट टू माइनस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टेट वन। अब देखो स्टेट वन पे टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है, स्टेट वन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, E1 क्या होगा, E1 क्या है, इंटरनल एनर्जी U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg z1। तो U1 प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है mg z1। अब इसी तरह से स्टेट टू पे टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखा जाए डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम कितना हो गया आपका U2 माइनस U1 प्लस हाफ m B2 स्क्वायर माइनस B1 प्लस mg Z2 माइनस Z1। यानी कि U2 माइनस U1 को हम डेल्टा U लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, डेल्टा इसे हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, सिंपल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, Q माइनस डब्ल्यू, अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो हमने फर्स्ट में उठा के वैल्यू रख दो, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो अगर सिस्टम रेस्ट में है, अगर मान लीजिए जैसे हमारा कोई पिस्टन सिलेंडरमेंट है, ये रुका हुआ है, हीट क्यू मिल रही है, सप्लाई हो रही है और डब्ल्यू आपको वर्क मिल रहा है, सो इट इज इन स्टैटिक कंडीशन। तो मान लिया ये अर्थ से आपका Z1 हाइट पे है ना, अब ये यहीं रखा हुआ रेस्ट में है, तो V1 इज इक्वल टू जीरो, B2 इज इक्वल टू जीरो, और Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या है, वो भी जीरो, क्योंकि इसकी रेस्ट में है तो पोजीशन Z1 भी चेंज नहीं होगी, है ना। तो आपका जो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला है। तो अगर इफ द सिस्टम इज इन रेस्ट कंडीशन
रेस्ट कंडीशन में है डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो आपका Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हो गया फॉर ए क्लोज सिस्टम। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन का मतलब है रेस्ट में क्या हो गया, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, जहां पे डेल्टा यू क्या है, जहां पे डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q is the heat supplied and W is the work done by सिस्टम। सिंपल है ये। तो ये मैंने डेरिवेशन करा दिया, एकदम बढ़िया से इसे समझ लेना और एकदम दिमाग में बैठा लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया और फिर मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट आ गया, वर्क आ गया, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग बाउंड्री वर्क। जैसा कि मैंने बताया था कि सपोज करो कोई पिस्टन सिलेंडरमेंट है ना, तो अगर मैं इसे हीट दूंगा तो हमें वर्क मिलेगा, यानी कि पिस्टन मूव करेगी और वर्क के फॉर्म में, तो कितना वर्क मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज नोन एज द मूविंग बाउंड्री वर्क। तो लिखा है द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वर्क इन ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इज नोन एज द बाउंड्री वर्क। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क को हम बाउंड्री वर्क कहते हैं। तो मान लिया ये कोई पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इस पे आपने हीट सप्लाई की क्यू, इसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ पिस्टन पर लगा और पिस्टन ने मूव करना चालू कर दिया, और इनिशियल में पिस्टन आपकी 1-1 स्टेट पे थी, एंड नाउ इट विल रीच ऑन द स्टेट 2-2, 2-2 स्टेट पे पहुंच गई, और आपका डिस्प्लेसमेंट आपका डीएस हो गया। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा भाई। वर्क क्या निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही आप निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपका देखो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या है, अगर प्रेशर पी गैस लगा रही है और पिस्टन का एरिया ए है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यह प्रेशर पी लग रहा है और एरिया ए है, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू ए न्यूटन। तो अगर आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, पी इंटू ए इंटू डी एस। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए इंटू डी एस। तो ए इंटू डी एस क्या है, द चेंज इन वॉल्यूम बिटवीन स्टेट 1 and 2। ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया है ना, ये जो स्पेस है दैट इज नथिंग बट दैट चेंज इन वॉल्यूम। तो ए इंटू डी एस क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टीवी। तो टोटल वर्क आपका होगा क्या होगा, 1 to 2 स्टेट तक इज इक्वल टू पी इंटू डी वी 1 to 2, एंड W12 आपका आ जाएगा 1 to 2 पी इंटू डी वी। दिस इज नॉन एज द बाउंड्री वर्क। ये डेरिवेशन कभी कभार करने को आ जाता है, तो 1 into 2 इंटू डी वी, दिस इज नॉन एज द बाउंड्री वर्क, ठीक है। ये एकदम बढ़िया से फॉर्मूला याद कर लो, वर्क डन डब्ल्यू है ना इज इक्वल टू 1 to 2 पी इंटू डी वी। P is the pressure of the gas, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। अब हम देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम किस किस प्रोसेस में क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका वर्क किस में आ जाएगा, W इज इक्वल टू डब्ल्यू बाउंड्री वर्क किस में आ जाएगा, P इंटू डी वी 1 to 2 जूल में, ठीक है ना। एकदम क्लियर हो गया माइंड में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी बैलेंस फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो एक मैं डायग्राम छोटा सा बना दूं।
अगर जो मान लिया कोई ये पिस्टन सिलेंडर, अब यहाँ मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज है, क्योंकि इसके आगे न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आप ये बिल्कुल दिमाग में समझ लोगे एक चीज को। तो ये मेरी कोई पिस्टन है और यहाँ कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना। मैंने ऐसे हीट क्यू सप्लाई करना चालू किया एंड पिस्टन ने मूव करना चालू किया, ठीक है। मान लिया इनिशियल स्टेट 1 1 है और पिस्टन आपकी स्टेट 2 2 पे पहुंच गई, ठीक है। अब देखो इस ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर जो ये जो गैस, ये गैस जो है प्रेशर पी अप्लाई करेगी। ये प्रेशर पी होगा क्या, जो आपका एटमॉस्फेयर है एक तो प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहा होगा, और जो आपका पिस्टन के ऊपर छोटे 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 कुछ ना कुछ वेट रखे होंगे, पिस्टन का कुछ ना कुछ वेट होगा और कुछ वेट उसके ऊपर रखे होंगे, तभी तो प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो मान लिया पिस्टन के ऊपर जो वेट रखा हुआ है वो डब्ल्यू है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी, एटमॉस्फेरिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो टोटल गैस का प्रेशर पी इक्वल टू क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई ए। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ पिस्टन, पिस्टन का वेट है या पिस्टन के ऊपर टोटल जो वेट रखा हुआ है न्यूटन में, और ए जो आपका एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो टोटल गैस के अंदर प्रेशर क्या होगा, पी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस डब्ल्यू बाई ए। अब अगर जो मैं इसके ऊपर कोई वेट है, किसी वेट को नहीं हटाता हूं, है ना, अगर मैंने वेट हटा दिया, वेट कम कर दिया तो प्रेशर घट जाएगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वेट मैंने चेंज नहीं किया, तो टोटल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो इस तरह से ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं ये चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कभी कभार न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखा होता कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है या क्या है। तो आप समझ जाएं, अगर जो पिस्टन आप हीट सप्लाई कर रहे हो, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रही है और उसके ऊपर पिस्टन का वेट वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली समझ जाना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ही आप फॉर्मूले लगाएंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो जैसा कि मैंने पीवी डायग्राम बनाया है, तो स्टेट 1 और स्टेट 2, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। लेकिन वॉल्यूम आपका चेंज है, यहाँ बी तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है। अगर V2 इज लेस देन 1 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। तो बाउंड्री वर्क आपका क्या होगा, देखो P इंटू डीबी स्टेट 1 to 2, है ना। अब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो प्रेशर तो आपका बाहर आ गया, 1 to 2 क्या है आपका, इंटू डीबी इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, पी टू माइनस बी वन जूल। तो कभी कभार ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो आप एकदम बढ़िया से इसे समझ लें। अब इसके बाद जो है, मान लिया मैंने हीट सप्लाई की सिस्टम को मैंने हीट सप्लाई की, और सिस्टम जो है, एक मिनट में एक स्लाइड बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा लिखना है इसमें। तो सपोज करो मैंने सिस्टम को हीट सप्लाई की क्यू, है ना, मैंने सिस्टम को क्या करा, हीट सप्लाई की क्यू, और सिस्टम ने वर्क किया एट कांस्टेंट प्रेशर W इक्वल टू पी बी टू माइनस बी वन, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू चेंज हो गई। तो आपने हीट कितनी सप्लाई की, न्यूमेरिकल में पूछेगा, तो हीट सप्लाई कितनी होगी, क्यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है ना। तो अब आप बाउंड्री वर्क तो निकाल चुके हैं, पी बी टू माइनस बी वन, और यू डेल्टा यू क्या है, यू टू माइनस यू वन। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी बी टू माइनस पी बी वन प्लस यू टू माइनस यू वन। अब देखो पी वन इक्वल टू क्या है कांस्टेंट प्रेशर में, पी टू। तो जो पी लिखा है यहाँ पे तो आप कर दो पी टू बी टू, और यहाँ पे कर दो पी वन बी वन, कोरिलेशन बनाने के लिए यू टू माइनस यू वन। तो हीट सप्लाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, यू टू प्लस पी टू बी टू एक साइड कर लेते हैं, और यू वन प्लस पी वन बी वन एक साइड कर लेते हैं।
तो आपका Q इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या है, अब हम आगे बताएंगे H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा H। तो Q इक्वल टू डेल्टा H, जूल आपने एनर्जी सप्लाई की, तो यहाँ H क्या है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो कभी कभार एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछी जाए तो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू प्रोडक्ट ऑफ P इनटू B, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो कभी कभी ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आ जाता है, प्रूव दैट इन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये डेरिवेशन जो मैंने किया है, ये पूरा डेरिवेशन आप एज इट इज करेंगे, एकदम माइंड में बैठा लें, ये चीजें एग्जाम में 101% आती हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्या है, 101% डेफिनेटली आती है एग्जाम में, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसा होगा, देखो ये कोई गैस भरी हुई है किसी सिस्टम के अंदर, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू में, अब पिस्टन के ऊपर स्टॉपर लगा दिया, है ना। अब पिस्टन पे ये क्या करेगा, जैसे हीट सप्लाई करेगी तो गैसेस क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, गैसेस एक्सपेंड होंगी, और वो इस पे क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, इस पे क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टॉपर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब पिस्टन का जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो आपका देखो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डीबी इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया। तो बाउंड्री वर्क आपका क्या है, पी इंटू डीबी, तो डीबी जीरो, तो बाउंड्री वर्क जीरो। तो आज की बात आप याद रखेंगे, इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बाउंड्री वर्क इज द जीरो। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें अप्लाई करते हैं, तो देखो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू, और बाउंड्री वर्क आपका जीरो है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। तो कभी कभार एग्जाम में ये प्रूव करा लेता है, प्रूव दैट इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप ये डेरिवेशन करेंगे छोटा सा जो मैंने किया। अब यहां देखो आप इस न्यूमेरिकल से देख रहे होंगे, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और क्यू इज द हीट सप्लाइड। तो अगर जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो डेल्टा यू क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ेगी। अगर आप इससे हीट वापस ले रहे हैं तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल चीज है। और देखो कांस्टेंट वॉल्यूम ड्रॉ कैसे किया गया है, यहाँ देखो इसका प्रेशर यहाँ पे तो P1 है और यहाँ पे आपका P2 है, लेकिन वॉल्यूम B1 यहाँ पे है और B2 यहाँ है, B1 इक्वल टू क्या है, B2 है। अब मैंने आपको देखो चार्ल्स लॉ बताया था, चार्ल्स लॉ क्या बताया था, चार्ल्स लॉ बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ मैंने बताया है कौन सा दूसरा एक लॉ है, अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T2। तो P2 माइनस P1 डिवाइड इज इक्वल टू T2 माइनस T1 आपका एकदम आ जाएगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ये कोरिलेशन बनाए, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कोरिलेशन मैंने चार्ल्स लॉ में बताया था, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये आप बनाए, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें हैं, एकदम आप माइंड में बैठा लें, ठीक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है, मैं बड़े काफ़ी डेरिवेशन पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। तो आप इस डेरिवेशन पार्ट को बड़े अच्छे से समझ लें, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ये नेक्स्ट, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, तो हम फिर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।